अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है राइट्स ऑफ श्योरिटी। आज जो है हम सेक्शन 140 से स्टार्ट करेंगे और 147 तक चलेंगे। सबसे पहले सेक्शन नंबर 140 को डिस्कस करते चलें तो सेक्शन 140 क्या कहता है? राइट्स ऑफ श्योरिटी की बात करता है ऑन पेमेंट। राइट्स ऑफ श्योरिटी ऑन पेमेंट, ऑन पेमेंट और परफॉर्मेंस। सेक्शन 140 ने ये बात की कि मिसाल के तौर पे अब यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और ए के कुछ ड्यूज रहते हैं किसकी तरफ? बी की तरफ। बी पे नहीं करता, बी भाग जाता है या बी किसी भी रीज़न की वजह से पे नहीं कर सकता, तो इसकी श्योरिटी किसने ली थी? मिस्टर सी ने। अब ए किसको क्लेम कर रहा है? मिस्टर सी को, और सी मिस्टर ए को पे कर देता है। उसके बाद जो इसके राइट्स थे वो शिफ्ट हो जाएंगे किस पर? सी पर। सी ने जब बी के डेब्ट्स क्लियर कर दिए तो उसके बाद सी जो है वो क्या करेगा? वो इससे पेमेंट रिसीव करेगा मिस्टर बी से। सेक्शन 40 ने सिर्फ इतनी सी बात की। उसके बाद सेक्शन 141 को डिस्कस करें तो 141 क्या बात करता है? 141 कहता है कि श्योरिटीज राइट टू बेनिफिट, श्योरिटीज राइट टू बेनिफिट, श्योरिटीज राइट टू बेनिफिट of creditors securities, of creditors security। सेक्शन 141 को अगर थोड़ा इलोबरेट करें तो सेक्शन नंबर 141 क्या कहता है कि अ श्योरिटी इज इंटाइटल, जो श्योरिटी है वो इंटाइटल है टू द बेनिफिट ऑफ एवरी सिक्योरिटी विच द क्रेडिटर हैज अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर at the time when the contract or suretyship is entered into, whether the surety knows of the existence of such surety or not, and if the creditor loses or without the consent of the surety party parts with such surety, the surety is discharged of the extent to the value of the security। मिसाल के तौर पे ये कह रहा है सिंपली सेक्शन 141 के जो श्योरिटी है उसको सारी सिक्योरिटी मिलेगी उस डेप्स की। किस तरीके से उसको सारी सिक्योरिटी मिलेगी? कि अगर कोई भी शख्स ये कह रहे कि आप मेरी सिक्योरिटी ले लें, मैं इसको कुछ दिन में पैसे पे कर दूंगा। अब उसकी सिक्योरिटी लेने से जो उसकी श्योरिटी लेने से जो सिक्योरिटी लगी वो भी वो लेगा। कौन? श्योरिटी। उसके बाद 142 को देखें। 142 बहुत ही इजी है। 142 क्या कहता है? 142 हमें कहता है गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, गारंटी obtained by misrepresentation। कि देखें हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं कि मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो क्या होगा? वाइड होगा। तो 142 ने क्या बात की? 142 ने सिंपल ये कहा कि अगर कोई गारंटी लीज ऑब्टेन की जाएगी मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से तो वो क्या होगी? इनवैलिड। वो वैलिड नहीं है, वो क्या है? इनवैलिड है। उसके बाद 143 ने क्या बात की? 143 ने ये कहा कि गारंटी ऑब्टेन बाय कंसीलमेंट इनवैलिड, गारंटी obtained by concealment invalid। 143 ने सिंपल ये कहा कि अगर कोई गारंटी ऑब्टेन की जाती है मिस कंसीलमेंट की वजह से। अब ये कंसीलमेंट क्या है? कंसीलमेंट ये कह रहा है एनी गारंटी which the creditor has obtained by means of keeping silence as the material circumstances is invalid। मिसाल के तौर पे अगर किसी को नुकसान पहुंचाने की वजह से कोई गारंटी ली जाए कि यार आप जो है क्या करें, आप मैं इसका श्योरिटी बनता हूँ और आप इसको जो है इसके साथ कोई फ्रॉड कर दें, आप इसके साथ जो है इससे कोई हकाइक छुपाएं या फिर आप इसको कर्जे में डुबा दें, इस टाइप की कोई भी अगर कंसीलमेंट होगी तो वो भी क्या है? वो भी इनवैलिड है। उसके बाद सेक्शन 144 को डिस्कस करते चले। 144 कहता है गारंटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट डेट द क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट ऑन इट अंटिल को श्योरिटी ज्वाइंस। 144 until
को श्योरिटी ज्वाइंस 144 ये कहता है कि जब तक को श्योरिटी, मिसाल के तौर पे ए है और बी है, ए ने बी को कुछ पैसे देने हैं या बी ने ए से कोई कर्जा वगैरह लेना है। अब यहाँ पर इसकी श्योरिटी लेता है सी, और सी ए को कहता है कि जब तक मिस्टर डी ना आ जाए तब तक आप इसको कोई पेमेंट ना दें। क्या कहा? जब तक के मिस्टर डी ना आ जाए, यानी कि उसने क्या किया, उसने आधा बर्डन ऑफ प्रूफ, उसने जो है क्या किया कि आधी श्योरिटी खुद ली और आधी श्योरिटी डी के ऊपर डाल दी कि यार अगर कल कल आपको ये डिफॉल्ट करे तो पूरी की पूरी मैं पे नहीं कर सकता, या पूरी की पूरी मैं मुझसे पे नहीं होगी, मुझसे अगर पे ना हो सकी, इस वजह से मैं मिस्टर डी को ज्वाइन कर रहा हूँ, आधी वो पे करेगा आधी मैं पे करूंगा। तो इस सूरत में जब तक मिस्टर डी ना आ जाए तब तक अगर ये कोई एक्ट करेगा तो वो इनवैलिड है, और ये अगर कोई एक्ट कर भी देता है तो वो इसके ऊपर है, इसने अगर कोई एक्ट किया और मिस्टर बी ने डिफॉल्ट किया तो ये दोनों लायबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद 145 ने क्या बात की? 145 कहता है को श्योरिटी इज लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली, को श्योरिटी लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली। अब यहां पर कंट्रीब्यूशन की बात आ गई कि जब मिस्टर बी डिफॉल्ट करेगा तो ये दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, 50% ये देगा, 50% लॉस ये देगा। किस तरीके से? वेयर टू और मोर पर्सन्स आर को श्योरिटीज, जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग श्योरिटी उठा रहे हैं किसी एक शख्स की, फॉर द सेम डेप्ट, एक ही कर्जे के लिए। किसके लिए? एक ही कर्जे के लिए, मिस्टर बी के ऊपर एक ही कर्जे के लिए, और ड्यूटी आइदर ज्वाइंटली और सेवरली एंड वेदर अंडर द सेम और डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, चाहे वो एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो, चाहे ए ने एक ही कॉन्ट्रैक्ट किया है दोनों के साथ, चाहे ए ने अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट किया है दोनों के साथ, लेकिन डेप्ट कर्जा एक ही है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? एंड वेदर अंडर द सेम डिफरेंट कॉन्सेंट एंड द वेदर विदाउट द नॉलेज ऑफ ईच अदर एंड को श्योरिटीज। यहां पर कह रहा है कि चाहे इन दोनों की नॉलेज में ये बात है, चाहे इन दोनों की नॉलेज में ये बात नहीं है, लेकिन दोनों के दोनों लायबल है कि 50% मिस्टर सी पे करेगा, 50% मिस्टर डी पे करेगा। उसके बाद 147 क्या कहता है? लायबिलिटी ऑफ को श्योरिटी बाउंड इन डिफरेंट सम्स। 146 सॉरी 146 हो गया, 140, अच्छा हमने 145 स्किप कर दिया, 145 नहीं, ये 146 था। अब 145 को डिस्कस करें। 145 क्या कहता है? 145 कहता है कि इम्प्लाइड प्रोमिसेस टू इंडेमनी श्योरिटी, इम्प्लाइड प्रोमिसेस। अब ये इम्प्लाइड प्रोमिसेस क्या है? एक होता है एक्सप्रेस प्रोमिसेस, कि मैं बज़ाहिर अपने वर्ड से, ठीक है, अपने इंटेंशन से और खुद ये कहूँ या ये लिखूँ कि मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इसके डेब्ट्स क्लियर करूँगा, ये हो गया एक्सप्रेस। इम्प्लाइड क्या होता है? कि अगर कोई खुद से ना कहे लेकिन उसके एक्ट्स शो कर रहे हो। अब यहाँ पर जो मिस्टर सी मिस्टर डी ने श्योरिटी ली है, किसकी? मिस्टर बी की। ये क्या लिया है उन्होंने? मिस्टर बी की श्योरिटी ऑब्टेन की है, और ये अपने अल्फाजों से वाजियतन नहीं बता रहे कि हम जो है प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं कि इसने ना पे किया तो हम पे करेंगे, लेकिन ये श्योरिटी तो ले रहे हैं। इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि अगर ये पे नहीं करेगा तो हम पे करेंगे। तो ये क्या है? ये इम्प्लाइड प्रॉमिस है। तो यहां पर ये कह रहा है कि इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज एन इम्प्लाइड प्रॉमिस बाय द प्रिंसिपल डेटर टू इंडेनिफाई द श्योरिटी, and the surety is entitled to recover from the principal debtor whatever sum has rightfully paid under the guarantee। यहां पर क्या कह रहा है? 145 के अंदर ये कह रहा है कि यहां पर implied जो प्रॉमिस है वो कौन ले रहा है? मिस्टर बी ले रहा है। मिस्टर बी ये कह रहा है कि ये क्या करेगा? मिस्टर बी सिंपल ये बात कर रहा है कि अगर इस ऐसी कोई कंडीशन आ गई, ऐसे कोई सरकमस्टांसेस आ गए जहां पर मिस्टर सी ने मिस्टर डी ने इसको पे कर दिया इसके बिहाफ पे, तो ये एक ऐसे किस्म का प्रॉमिस कर रहा है कि ये इन दोनों को पे करेगा, चाहे वो अपने वर्ड से कह रहा है चाहे वो अपने वर्ड से नहीं कह रहा, लेकिन मिस्टर बी क्या करेगा? मिस्टर बी मिस्टर सी को और मिस्टर डी को पे करेगा। ये एक किस्म का उन दोनों के साथ प्रॉमिस है। किसके साथ? जो उनकी उसकी श्योरिटी ले रहे हैं, क्योंकि वो उसके काम आ रहा है। उसके बाद 145 हो गया, 147 को डिस्कस करें। 147 क्या कहता है? लायबिलिटी ऑफ को श्योरिटी बाउंड इन डिफरेंट सम्स।
लायबिलिटी ऑफ को श्योरिटी बाउंड इन डिफरेंट सम्स। इसको थोड़ा बारीकी से समझिएगा। ये कह रहा है को श्योरिटी हु आर बाउंड इन डिफरेंट सम्स आर बाउंड टू पे इक्वली एज पर देयर इन रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन। ठीक है, 147 सिंपल ये कह रहा है कि मिसाल के तौर पे ए है और बी है। ए ने बी को कितने दे दिए, मिसाल के तौर पे 50,000 रुपीज़। ठीक हो गया। और बी की श्योरिटी किसने ली, मिस्टर सी ने और मिस्टर डी ने, इन दोनों ने बी की श्योरिटी ले ली। ठीक है, अगर ये कह रहा है कि कोई और कॉन्ट्रैक्ट है, ये क्या है, वर्ड यूज किया है रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन। रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन क्या होता है, रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन, अगर कोई रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन है तो उस सूरत में तो वो फॉलो की जाएगी, अदरवाइज ये दोनों बाउंड हैं कि ये दोनों इक्वली पे करेंगे मिस्टर ए को। मिसाल के तौर पे रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन से ये हुई कि पे हो गया कि अगर ये मिस्टर बी पे नहीं करता तो मिस्टर डी क्या करेगा, मिस्टर डी जो है 20% देगा और मिस्टर सी जो है वो 80% देगा। ठीक है, ये क्या है, रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन, उनके ऊपर ऑब्लिगेशन लग गई है। लेकिन अगर ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है तो फिर क्या है, फिर दोनों 50-50% देने के पाबंद हैं। ये हमें बताया सेक्शन नंबर 147 ने। तो आज जो है हमने सेक्शन नंबर 140 से लेके 147 तक सेक्शंस क्लियर किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बेलमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आगे जितने भी टॉपिक्स हैं बहुत ही ईजी हैं। बेलमेंट, एजेंसी, को एजेंट क्या होता है, और जो है प्लेज क्या है, पानर कौन है, पानी कौन है, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। प्लेज क्या है, देखें प्लेज का कॉन्सेप्ट देखा जाए तो आपके सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर मौजूद है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। और जो आपका मॉर्गेज है वो यहाँ पर कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी नहीं है और उसके सेक्शंस भी नहीं है, उसके सेक्शंस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर है। ठीक हो गया। यहाँ तक अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन रेज होता है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।